हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो फार्माकोलॉजी के लेक्चर्स हम नया स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहाँ पे हमारा टॉपिक है एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक्स क्या है? एंटीबायोटिक्स है दीज आर सम दोज ड्रग्स और कंपाउंड्स दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड आर ऑल्सो यूज्ड अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो मतलब एंटीबायोटिक्स को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही डिराइव किया जाता है और उसे यूज़ भी किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में उनको किल करने के लिए। ठीक है, तो ये सारे ड्रग्स जो है एंटीबायोटिक्स, इसका रेजिस्टेंस भी हो सकता है बैक्टीरिया में, मतलब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, तो वो किस टाइप के होते हैं? मेनली वो दो टाइप के होते हैं रेजिस्टेंस। एक होता है इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस, दूसरा होता है एक्वायर्ड रेजिस्टेंस। इंट्रिंसिक मतलब वो उसका बाय बर्थ है। इंट्रिंसिक मतलब बैक्टीरिया को उसको रेजिस्टेंट होने के लिए कोई उसका नया कोई प्रोसेस एक्वायर नहीं, नया कोई टेक्निक एक्वायर नहीं करना पड़ रहा है। वो बाय बर्थ जब से ये एंटीबायोटिक जब से प्रोड्यूस हुआ है, इसके मैकेनिज्म के ही वजह से उसको वो रेजिस्टेंट हो रहा है सर्टेन कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में। तो देखो ऐसे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इंट्रिंसिक का। इंट्रिंसिक में क्या होता है? देखो, एक होता है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। एमाइनोग्लाइकोसाइड्स नाम के एक ड्रग्स है जो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं। वहाँ पे वो सारे ड्रग्स एनेरोब्स के अगेंस्ट में काम नहीं करता है, वो रेजिस्टेंट है। उसको काम करने के लिए एरोब्स, वो सिर्फ एरोब्स पे ही काम करते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन एंड एटीपी ग्रेडियंट चाहिए होता है जो प्रेजेंट नहीं होता है एनेरोब्स में। ठीक है, वो बाद में जानेंगे जब हम जब ईच स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स पढ़ेंगे, तब जानेंगे इसका एक एक टाइप का रेजिस्टेंस कैसे होता है इनका। बस यहाँ पे बस एग्जांपल्स देख लो। तो जैसे एमाइनोग्लाइकोसाइड्स एनारोब्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंट है, ठीक वैसे ही एस्ट्रियोनम यूज़ नहीं किया जा सकता, रेजिस्टेंट है। ग्राम पॉजिटिव में वैंकोमाइसिन इन ग्राम नेगेटिव में नहीं काम करता है, ग्राम नेगेटिव में वैंकोमाइसिन ग्राम नेगेटिव में काम नहीं करता है। कोलिस्टीन, एमाइनोग्लाइकोसाइड्स और फ्लोरोक्विनोलोन्स, ये सारे बर्कहोल्डेरिया, सेपेशिया और स्टेनोट्रोफोमोनास के अगेंस्ट में काम नहीं करता है। ठीक है, तो ये है कुछ इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, इम्पॉर्टेंट है एक तो इम्पॉर्टेंट है तुम्हारा एमाइनोग्लाइकोसाइड्स, इसका रेजिस्टेंस एनारोब्स बहुत कॉमनली यूज होता है। ठीक है, ये इंट्रिंसिक रेजिस्टेंट होता है। अब देखो, इंट्रिंसिक रेजिस्टेंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब एक्वायर्ड रेजिस्टेंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब बैक्टीरिया को एक्वायर करना पड़ता है ये रेजिस्टेंस डेवलप करने के लिए। सबसे पहले आता है एक्वायर्ड रेजिस्टेंस। पहले क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। एक्चुअली एक्वायर्ड रेजिस्टेंस दो टाइप में होता है, एक होता है जेनेटिक बेसिस पे और दूसरा होता है बायोमैकेनिकल बेसिस। जेनेटिक बेसिस में हो सकता है, बायोमैकेनिकल बेसिस। अब जेनेटिक बेसिस के वजह से ही ये इसका बायोमैकेनिकल बेसिस चेंज होता रहता है। जेनेटिक बेसिस दो टाइप में होता है बैक्टीरिया में। देखो होता है, एक होता है उसका क्रोमोसोम होता है और एक प्लाज्मिड होता है। उसके ऊपर डिपेंड करके देखो, क्रोमोसोम मीडिएटेड होता है एक, दूसरा होता है हॉराइजॉन्टल जीन ट्रांसफर। ठीक है, ये मेनली प्लाज्मिड मीडिएटेड होता है। ठीक है, तो क्रोमोसोम मीडिएटेड में जो है उसमें है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, दूसरा है तुम्हारा हाइपर म्यूटेशन और तीसरा है मैकेनिज्म जो एडेप्टिव म्यूटेशन। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन का मैकेनिज्म। ठीक है, और हॉराइजॉन्टल जीन ट्रांसफर में क्या होता है? एक तो हो सकता है जीन ट्रांसफर विद इन अ बैक्टीरियम हो सकता है। लाइक बैक्टीरियम में क्या होता है? बैक्टीरियम में एक क्रोमोसोम रहता है और एक प्लाज्मिड रहता है। ये दो टाइप का जेनेटिक एलिमेंट रहता है। तो एक बैक्टीरियम, एक ही बैक्टीरियम में मान लो क्रोमोसोम से प्लाज्मिड से क्रोमोसोम में ट्रांसफ़र हो रहा है, ये हो गया विद इन अ बैक्टीरियम। ठीक है, और वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम, दूसरे बैक्टीरियम में कैसा होगा? जो प्रोसेस होता है उसमें से आता है कंजुगेशन, ट्रांसडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बारे में इसी वीडियो में डिटेल्स में जानेंगे। तो पहले आ जाता है ये क्रोमोसोम मीडिएटेड में जो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। पहले जेनेटिक बेसिस देखेंगे, यहाँ पे क्रोमोसोम मीडिएटेड, ये स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन के सबसे इंपॉर्टेंट है क्रोमोसोम मीडिएटेड में। तो देखो, स्पॉन्टेनियस जो म्यूटेशन है वहाँ पे पहले एक चीज़ देख लेते हैं, एक ओवरव्यू डायग्राम। देखो, एक एंटीबायोटिक्स एक बैक्टीरिया में कैसे काम करता है। देखो, ये एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का सेल, मतलब बैक्टीरिया क्या है? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये एक बैक्टीरिया है। तो इसमें होता है क्या? देखो, एक इसका सेल वॉल में कुछ पोरिन्स नाम के मॉलिक्यूल्स रहते हैं, मतलब जिसके थ्रू सेल के अंदर कुछ पास होता है, मतलब वो ड्रग को सेल के अंदर जाने के लिए ये जो पोरिन्स, जो होल्स, स्मॉल होल्स रहते हैं, इसको यूज़ करना होता है। तो यहाँ से मान लो
एंटीबायोटिक्स एक्स मान लेता है, इसको जाना होगा यहाँ से जाना होगा, ये सब जगह से जाना होगा, लेकिन ये बीच में से नहीं जा पाएगा क्योंकि यहाँ पे इसका गेट नहीं है, ये ब्लॉक्ड है, पोरिन्स नहीं है, इसको सिर्फ पोरिन्स ही चाहिए होता है, ठीक है। तो ये आ गया। आने के बाद सेल के अंदर कोई एक टारगेट होगा, मान लेते हैं ये कोई एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर ये बाइंड होता है, बाइंड होने के बाद इसका मैकेनिज्म को इनहिबिट करता है, मतलब बैक्टीरियल सेल को इनहिबिट करता है और डिग्रेड करता है, ठीक है। यहाँ पे कैसे कैसे हमारा मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस हो सकता है, एक हो सकता है फर्स्ट क्या चेंज आ सकता है, ये जो टारगेट है इसका, ये टारगेट चेंज हो जाए, टारगेट अगर इसका स्ट्रक्चर अगर चेंज होता है तो ये अगर बाइंड नहीं करता, अगर चेंज हो जाएगा तो ये बाइंड नहीं करेगा, बाइंडिंग नहीं होगा। तो एक होता है ये टारगेट अगर चेंज होता है तो टारगेट चेंज। दूसरा क्या हो सकता है, ये जो पोरिन्स जो है इसका एक्सप्रेशन अगर कम होता है तो ज़्यादा है, मान लो जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ड्रग अंदर आएगा, जितना कम होगा उतना कम ड्रग अंदर आएगा, ठीक है। तो एक होता है, एक तो ये चेंज हो गया, दूसरा है पोरिन्स का प्रोडक्शन कम हो जाना, तीसरा क्या है, देखो सेल के अंदर मान लो बैक्टीरिया ने ऐसा कुछ एंजाइम्स क्रिएट कर लिया, तीन में मान लो एंजाइम ऐसे एंजाइम क्रिएट कर लिया, ये जो एक्स है एक्स को डिग्रेड कर देता है, एक्स जो ड्रग मॉलिक्यूल है ड्रग मॉलिक्यूल को डिग्रेड कर देता है। तो ऐसे एक एंजाइम्स प्रोड्यूस करना बैक्टीरिया को जो ड्रग्स को डिग्रेड कर दे। चौथा क्या है, देखो ये सेल के अंदर ना कुछ ऐसे पंप रहता है सेल में, और एक पंप रहता है जिसे हम बोलते हैं PGP, प्री ग्लाइकोप्रोटीन पंप, जिसका काम है ड्रग को इफ्लक्स करना। मान लो ये पोरिन्स के थ्रू यहाँ पे आया एक्स मॉलिक्यूल, अब यहाँ से ये बाहर भेज देगा सेल के अंदर, वो टारगेट में पहुँचने से पहले ये बाहर भेज देगा, इसे हम बोलते हैं ड्रग इफ्लक्स। ये फोर्थ स्टेप है ड्रग इफ्लक्स। तो ये कुछ प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारा जो बैक्टीरिया है वो मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस डेवलप करता है, एक्वायर्ड, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ क्रोमोजोमल एक्सप्रेशन, ओके। तो वही देखते हैं, देखो चेंज, तो फर्स्ट मैकेनिज्म क्या है, चेंज द टारगेट फॉर एंटीबायोटिक। एक है क्या, RPO-B जीन म्यूटेशन, क्योंकि ये जेनेटिक एक्सप्रेशन चेंज होने के बाद ही ऐसा कुछ टारगेट चेंज होगा, ठीक है। तो RPO-B जीन जो म्यूटेशन है इसके वजह से नहीं ये नहीं होगा, DNA म्यूटेशन नहीं, RPO-B जीन चेंज होने की वजह से क्या होता है, म्यूटेशन होने की वजह से ये क्या करता है, RPO-B जीन मेनली नॉर्मल सिचुएशन में एक RNA पॉलीमरेज नाम के एंजाइम को पॉलीमरेज नाम के एंजाइम को एक कोड करता है, और रिफाम्पिसिन जाके ये RNA पॉलीमरेज में जाके बाइंड होकर के सेल का ग्रोथ और मतलब उसका ग्रोथ इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से सेल डेथ हो जाता है, ठीक है। लेकिन RPO-B जीन अगर म्यूटेशन हो जाता है, म्यूटेशन होने के बाद क्या होगा, RNA पॉलीमरेज भी चेंज हो जाएगा। अगर ये चेंज होने की वजह से क्या होगा, रिफाम्पिसिन जा करके ये RNA पॉलीमरेज पे एक्ट नहीं कर पाएगा, इसीलिए एक्ट नहीं कर पाएगा तो इसको इनहिबिट भी नहीं कर पाएगा, तो रिफाम्पिसिन का रेजिस्टेंस ऐसे डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक ऐसे रिफाम्पिसिन का रेजिस्टेंस डेवलप होता है। दूसरा होता है क्या, देखो उस वहाँ पे बोले थे दूसरा क्या, पोरिन प्रोडक्शन डिक्रीज होना। तो पोरिन प्रोडक्शन क्या है, पोरिन प्रोडक्शन इन एक्चुअली देखो पोरिन्स रहता है मेनली ग्राम नेगेटिव्स में, ठीक है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया डिक्रीज करता है, लाइक सीडोमोनास है हमारा, सीडोमोनास क्या करता है, उसका मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस है एक पोरिन्स का प्रोडक्शन डिक्रीज कर देना, डिक्रीज पोरिन प्रोडक्शन, जिसके वजह से वो सारे मतलब ज़्यादातर एंटीबायोटिक्स के लिए वो रेजिस्टेंट है, ठीक है। तीसरा क्या है, ड्रग इनएक्टिवेटिंग और ड्रग डिग्रेडिंग एंजाइम्स को एक्सप्रेस करना। बैक्टीरिया खुद से ही ऐसा कुछ एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है, लाइक बीटा लैक्टामेज नाम के एक एंजाइम, बीटा लैक्टामेज नाम से ही पता चल रहा है, किसको इनहिबिट करेगा, बीटा लैक्टम्स को इनहिबिट करेगा। बीटा लैक्टम्स कौन है, मतलब तुम्हारा पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, ये सब इसको इनहिबिट करेगा, ठीक है, उसको डिग्रेड कर देगा, तो वो बाइंड ही नहीं हो पाएगा, उसका काम नहीं कर पाएगा, उसको डिग्रेड कर दे रहा है। चौथा क्या है, एक्टिवेट ड्रग इफ्लक्स पंप। ड्रग इफ्लक्स पंप वही बोले, वहाँ पे PGP नाम के एक मॉलिक्यूल है, PGP नाम के एक ट्रांसपोर्टर है, जो एक्टिव ट्रांसपोर्टर है, वो उसको ड्रग को पूरा का पूरा मतलब सेल के बाहर उसको निष्कासित कर देता है, ठीक है। लाइक बीटा लैक्टम्स के लिए ये सब हो सकता है, टेट्रासाइक्लिन के लिए भी ये सब हो सकता है, ड्रग इफ्लक्स मैकेनिज्म। अब आ जाते हैं वो हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर वो मैकेनिज्म में। वहाँ पे कौन सा था, 3 मैकेनिज्म था, कंजुगेशन, ट्रांसडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। कंजुगेशन में देखो क्या होता है, ये मेनली देखो मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म तो यही है, ठीक है, मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस जो हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर में यही होता है। ये प्लाज्मिड मीडिएटेड होता है, प्लाज्मिड का ट्रांसफर होता है उसके बाद होता है, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, मान लो ये एक बैक्टीरिया है और ये एक बैक्टीरिया है,
जहाँ पे मान लो यहाँ पे इसका प्लाज्मिड है और यहाँ पे एक क्रोमोसोम है, यहाँ पे भी इसका क्रोमोसोम है और यहाँ पे और एक इसका प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड, ये प्लाज्मिड, इन दोनों में देखेंगे, ठीक है। अब होता क्या है, मान लो कि इसके प्लाज्मिड में यहाँ पे वो है तुम्हारा मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस का जो जीन है, तो यहाँ पे सेक्स पाइलस नाम के ये बैक्टीरिया जो है ये एक्सप्रेस करेगा, कनेक्शन बनाएगा तुम्हारा इस बैक्टीरिया से इस बैक्टीरिया में। तो इसके बाद क्या करेगा, एक जो स्ट्रैंड है, सिंगल स्ट्रैंड यहाँ से ये हो जाएगा, चला जाने के बाद इसके साथ मतलब ये इंटीग्रेट होकर के क्या होता है, ये जो रेजिस्टेंस फैक्टर है यहाँ पर भी चला जाएगा। ठीक ऐसे जहाँ इस बैक्टीरिया में ये रेजिस्टेंस फैक्टर नहीं था, इस बैक्टीरिया में नहीं था, यहाँ पे था, तो यहाँ से ये वाला रेजिस्टेंस फैक्टर ये कंजुगेशन के थ्रू, इस प्रोसेस को बोलते हैं कंजुगेशन के थ्रू वो और एक सिंगल स्ट्रैंड इसमें दे रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, मान लेते हैं ये जो पॉजिटिव है उसको हम मानते हैं F+ मानते हैं, और जो तुम्हारा नेगेटिव रहता है, मतलब जहाँ पे रेजिस्टेंस फैक्टर नहीं रहता है उसका हम F- मानते हैं। तो F+ प्लस F- अगर ये कंजुगेशन होता है तो इसमें क्या होता है, 2F+ प्रोड्यूस होता है, दोनों ही F+ हो जाते हैं, ठीक है। तो ठीक ऐसे रेजिस्टेंस फैक्टर तुम्हारा कंजुगेशन के थ्रू पास होता है। दूसरा होता है तुम्हारा ट्रांसडक्शन, ठीक है, मेडिएटेड थ्रू बैक्टीरियोफेज, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरियोफेज के थ्रू होता है। एक्चुअली होता है क्या है, इसको ये बैक्टीरिया मान लेते हैं, यहाँ पे जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड में तुम्हारा रेजिस्टेंस फैक्टर है, तो एक बैक्टीरियोफेज आता है, ये मान लेते हैं ये बैक्टीरियोफेज है, ठीक है, बैक्टीरियोफेज आकर के इसको इन्फेक्ट करेगा, इसमें इसका जेनेटिक एलिमेंट भेज देगा। अब यहाँ पे इसको रेप्लिकेट होने के बाद ये भी रेप्लिकेट होगा, सारे के सारे रेप्लिकेट होने के बाद जब ये इंटीग्रेट होने के बाद जब न्यू बैक्टीरियोफेज फॉर्म होगा, तब ये इसका कुछ फैक्टर्स इसमें भी इंटीग्रेट हो जाएगा, लेकर के ये इट विल एक्वायर द रेजिस्टेंस, और एक्वायर करने के बाद ये अदर बैक्टीरिया को फिर से इन्फेक्ट करेगा, और इन्फेक्ट करने के बाद ये जो रेजिस्टेंस फैक्टर है दूसरा बैक्टीरिया में पास ऑन कर देगा, ठीक है। दिस पासेस द इन्फॉर्मेशन ऑफ रेजिस्टेंस थ्रू इन्फेक्टिंग द बैक्टीरिया, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन देखो ये क्या है, इसमें फ्री DNA रिलीज़ होता है तुम्हारा मीडियम में। मान लो यहाँ पे एक प्लेट है, बहुत सारे बैक्टीरिया, जहाँ पे मान लेते हैं इस बैक्टीरिया में मान लेते हैं कोई फैक्टर है जो ब्लैक बैक्टीरिया है, उसमें तुम्हारा कोई रेजिस्टेंस फैक्टर नहीं है, और रेड वाले में रेजिस्टेंस फैक्टर है जो इसके DNA में है, ठीक है। ये क्या करेगा, फ्री DNA ये तुम्हारा मीडियम में रिलीज़ कर देगा, अब ये लोग क्या करेगा, ये जिसमें DNA वो रेजिस्टेंस फैक्टर नहीं है, ये अपटेक कर लेगा, अपटेक करने की वजह से ये भी अपटेक कर लेगा, अपटेक करने की वजह से इसमें भी वो रेजिस्टेंस फैक्टर डेवलप हो जाता है, ठीक है। ठीक ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के थ्रू रेजिस्टेंस फैक्टर डेवलप होता है, जिसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। फ्री DNA जो एलिमेंट है वो रिलीज़ होता है मीडियम में, और वो डोनर से, ये जो डोनर है, डोनर टू रेसिपिएंट में वो जाता है ऐसे, ठीक है। और एक है तुम्हारा जो विद इन ए बैक्टीरियम, तो बैक्टीरियम में क्या होता है, विद इन ए बैक्टीरियम जो ट्रांसफ़र है, विद इन ए बैक्टीरियम जो ये है, अभी तो हम हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र का ये देखें ना, वन बैक्टीरियम टू अनदर, जहाँ पे देखें तुम्हारा कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन, ठीक है। ये जो है ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन देखे, लेकिन ये विद इन ए बैक्टीरियम वाला नहीं देखे। तो देखो यहाँ पे होता क्या है, ये जो है मान लेते हैं ये वाला क्रोमोसोम है और ये वाला प्लाज्मिड है, तो यहाँ पे कुछ जीन का जो पोर्शन होता है, कुछ DNA का जो पोर्शन होता है जो मोबाइल है, एक होता है, मतलब मोबाइल मतलब मूवेबल है, एक होता है ट्रांसपोजन्स और दूसरा होता है क्या, जीन कैसेट। तो ट्रांसपोजन क्या है, एक मोबाइल जेनेटिक पार्ट है, जो ये इसका जो जीनोम वाला पार्ट है, बैक्टीरियल का जीनोम वाला पार्ट है, वहाँ पे एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में मूव करता है। लेकिन जीन कैसेट क्या है, ये वो DNA का सेगमेंट है जो प्लाज्मिड से कभी क्रोमोसोम में जाता है, कभी क्रोमोसोम से प्लाज्मिड में आता है, और इस प्रोसेस के थ्रू ही ये जीन कैसेट बोलते हैं उसको, ये जीन कैसेट के थ्रू ही ये जो रेजिस्टेंस फैक्टर है प्लाज्मिड से जीनोम से प्लाज्मिड में आता है। तो ये एक बैक्टीरिया का रेजिस्टेंस डेवलप करने का मैकेनिज्म। आई थिंक आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही बोलना था, और अगर कोई कन्फ्यूजन रह गया हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।